इंटरव्यू चैप्टर, आवाज आ रही ना सही? इंटरव्यू चैप्टर की तरफ, इंटरव्यू। आइए दोस्तों, सेकंड लास्ट चैप्टर इंटरव्यू। किसी भी चैप्टर में कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, डियर सर काशिफ की आईडी पे, वहां पे आके ना बता देना सर, इस आईडी पे आऊंगा इंस्टाग्राम पे। ठीक है बच्चा, ठीक है बच्चा। चलो इंटरव्यू चैप्टर, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मजाक है इसमें, क्या ही है इसमें, क्या ही है, कुछ भी नहीं है इंटरव्यू में। इंटरव्यू चैप्टर में क्या है? इंटरव्यू चैप्टर में ना दो तीन बातें हैं। एक तो कि भाई इंटरव्यू को लोग क्या समझते हैं, कुछ लोग अच्छा समझते हैं, कुछ लोग बुरा समझते हैं, और उसमें एक रुडयार्ड किपलिंग है, उनका इसके बारे में क्या कहना है, एक वीएस नैपॉल है, उनका इसके बारे में क्या कहना है। ठीक है, एक तो ये पार्ट, एक पार्ट ये है। दूसरा अम्बर्टो इको है। अम्बर्टो इको एक तरह के स्कॉलर हैं, नॉवेलिस्ट है, प्रोफेसर समझ लो इनको, अम्बर्टो इको। उन्होंने एक मैगजीन, अपनी किताब लिखी है, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है। वो इंटरव्यू को कैसे देखते हैं? रुडयार्ड किपलिंग ये सब तो इसको बुरा मानते हैं, ये सब तो बुरा मानते हैं। अम्बर्टो इको लेकिन इसको ठीक मानते हैं। उन्होंने साफ साफ तो नहीं कहा वो ठीक मानते, लेकिन उन्होंने एक लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया था जहां वो बताते हैं कि भाई मैं अपनी लाइफ को कैसे देखता हूं और सारी चीजें, मेरी बुक क्यों चली क्यों नहीं चली, बस ये बात है। तो इसमें टोटल मिला के यही है, पूरे चैप्टर में यही है। वो मैं तुम्हें सिखा देता हूं, वो मैं तुम्हें पढ़ा देता हूं। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी समझ में आ गया। अब क्या क्या बात रखनी है, क्या क्वेश्चन होंगे, आओ देख ले क्या क्या याद रखना है। द ऑथर opens the chapter by giving a brief overview of the interview process and its history. He mentions that interview have been a part of journalism for over 130 years and that people have varying opinions about them. वो बताता है कि इंटरव्यू 130 साल से जर्नलिज्म का पार्ट है, जहां पे लोग जर्नलिज्म करते हैं, अपनी पत्रकारिता करते हैं। इट नोटेड दैट पीपल हैव वेरिंग ओपिनियन, सबका अपना अपना अलग अलग ओपिनियन इंटरव्यू को लेके, सब इसको हाईली अच्छा मानते हैं, कुछ लोग इसको डिसलाइक करते हैं। He tells us that how the interview has become a vital arena in everyone's life and sourceful truth. ये लाइन समझ बार-बार रिपीट हो रही है। The author highlights that an interview can leave a lasting impression and can sometimes change the opinion of a person. कि इंटरव्यू कभी-कभी ना lasting impression बन जाता है कि हम उसके बारे में सोचा, इंसान के बारे में वैसे ही बना लेते हैं, और कभी-कभी क्या हो जाता है, लीडिंग टू द लॉस ऑफ देयर ट्रू आइडेंटिटी। समटाइम्स किसी की पहचान ही खराब हो जाती है। कि इंटरव्यू में कुछ ऐसा सवाल पूछा था, याद आ रहा है तुम्हें, हार्दिक पांड्या और केएल राहुल, उन्होंने कॉफी विद करण में समथिंग कुछ गलत बोल दिया था ना, कुछ याद आ रहा है मुझे, कुछ गलत बोल दिया था और बाद में उनको बहुत गालियां पड़ी थी, फिर उनको बहुत हेट मिली थी क्योंकि बोल दिया ना, जैसे उनसे पूछा हु इज योर फेवरेट क्रिकेटर, उन्होंने कहा विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, तो उन्होंने विराट कोहली को सपोर्ट किया। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि यार कैसे बोल दिया तुमने ऐसे। आ जाते हैं आगे। And a source of truth. The author highlights that an interview can leave a lasting impression. Okay, यहां तक तो पढ़ लेता। He then cites example of famous, ये असली यहां है, ये फेमस सेलिब्रिटीज के बारे में बात करते हैं, जिसमें कहते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग की वाइफ अपनी डायरी में लिखती हैं, she writes about how two reporters ruined her day, कि कैसे दो रिपोर्टर्स ने उनका दिन खराब कर दिया था। फॉर एग्जाम्पल, रुडयार्ड किपलिंग वाइफ wrote in a diary about that Kipling viewed interviewing as an assault that should be punished. रुडयार्ड किपलिंग तो कहते हैं कि ये असॉल्ट है, ये हमला है। क्या है? असॉल्ट। रुडयार्ड किपलिंग क्या सोचते हैं? असॉल्ट है, इंसान की पर्सनालिटी पे, उसकी पर्सनल लाइफ में असॉल्ट है और पनिश करना चाहिए। जो इंटरव्यू ले रहा है ना, उसको पनिश करना चाहिए। रुडयार्ड किपलिंग क्या मानते हैं? ये लाइन याद रख लो बस, कि रुडयार्ड किपलिंग क्या मानते हैं इंटरव्यू को रुडयार्ड किपलिंग मांगते हैं असॉल्ट। असॉल्ट मतलब हमला, और इंटरव्यूअर जो होता है उसे क्या होना चाहिए? ही नीड टू बी पनिश्ड, उसको क्या सजा मिलनी चाहिए, यानी वो उसे बहुत बुरा मानते हैं, पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस मानते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी, हाँ। He also believed that a respectable person would never participate in either giving or asking for an interview. वो कहते हैं कि जो एक अच्छा सम्मानित व्यक्ति होगा ना, वो इंटरव्यू लेगा ना देगा। हाँ, Kipling himself considered interviewing an assault and believed that it should be punished. फिर क्या है? The chapter also includes a paragraph from an interview between Mukund, a representative from the Hindu newspaper, and Umberto Eco. अब Umberto Eco कौन है? A professor at the University of Bologna in Italy and a famous scholar in the fields of semiotics. तो ये प्रोफेसर हैं अम्बर्टो इको। फिर सेकंड पार्ट यहां शुरू होता है। अभी रुडयार्ड किपलिंग का याद आ गया। वीएस नैपॉल ने भी एक बात बोली थी, इतना और याद रखो। वीएस नैपॉल ने क्या बोली थी? वीएस नैपॉल ने इंटरव्यू के बारे में बोला था, मैंने लिख भी रखी थी तुम्हारे लिए। कहां गए वीएस नैपॉल साहब? हाँ, वीएस नैपॉल ने क्या बोला था? वीएस नैपॉल ने बोला था
कि फील सम पीपल आर वॉन्टेड बाय इंटरव्यूज, के कुछ लोग ना घायल हो जाते हैं इंटरव्यू से, उन्होंने भी इस बारे में बोला था। तो वीएस नेपाल और दूसरा रेडियार्ड किपलिंग हमें याद रखना है कि ये दोनों इंटरव्यू के बारे में क्या सोचते थे। क्या याद रख पाओगे? याद रख पाओगे, बिल्कुल। दूसरा पार्ट अम्बर्टो इको का शुरू होता है। अम्बर्टो इको क्या कहते हैं वो देख लो। अम्बर्टो इको कौन है? एक प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ इटली के अंदर। वो कहते हैं मुकिंद ऑल्सो आस्क अबाउट हिज सक्सेसफुल नॉवल, द फोकस ऑफ द इंटरव्यूज इको सक्सेसफुल नॉवल द नेम ऑफ द रोज। द नेम ऑफ द रोज उनका सक्सेसफुल नॉवल था, उसके बारे में मुकुंद उनसे बात कर रहे हैं। विच हैज सोल्ड ओवर 10 मिलियन कॉपीज, 10 मिलियन, 1 करोड़ कॉपी उसकी बिकी थी। मुकुंद स्टार्ट बाय आस्किंग इको हाउ ही मैनेजेस टू डू so many different things, to which इको responds by saying he is doing the same thing. He goes on to explain that his books for children promote peace and non-violence, reflecting his philosophical interest. वो कहते हैं कि मेरी जो बुक्स हैं वो प्रमोट करती हैं पीस एंड नॉन वायलेंस। तो तुम्हें क्या याद रखना है इस चैप्टर से? क्या याद रखना है? मैं बार बार कह रहा हूं चैप्टर बोरिंग सा है, मैं जानता हूं, मैं खुद तारीफ कर रहा हूं इसकी, नहीं। लास्ट लेसन मजेदार है, इंडिगो मजेदार है, रेड ट्रैप सबसे मजेदार में से एक है, मजेदार है रेड ट्रैप। मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बोला, मैंने कहा मजेदार, मजेदार है। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि पोएट एंड पैनकेक्स और इंटरव्यू मजेदार नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ सीखने को नहीं मिलता। इसमें सिर्फ फैक्ट्स हैं, वो याद रखने हैं हिस्ट्री की तरह, और कुछ नहीं है इसमें। एजुकेशन के ऊपर बात नहीं है, इंसान के अच्छे कैरेक्टर के ऊपर बात नहीं है। ये सिर्फ सीधी सी बात है कि अम्बर्टो इको क्या कहता है। अम्बर्टो इको कहते हैं कि मेरे जो नॉवेल है, मेरा जो नॉवेल है, अम्बर्टो इको का नॉवेल का नाम बताओ सब लोग एक आवाज में, एक आवाज में। कैन यू प्लीज टेल मी द नेम ऑफ द नॉवेल ऑफ अम्बर्टो इको? क्या नाम था? और वो क्या कहते हैं कि मेरा जो नॉवेल है वो क्या प्रमोट करता है? क्या प्रमोट करता है? ये लाइन याद रख लो ना यार, इट प्रमोट्स पीस एंड नॉन वायलेंस। इट प्रमोट्स पीस एंड नॉन वायलेंस, ये याद रख पाओगे? कैन यू रिमेंबर दैट? कैन यू रिमेंबर दैट? सब लोग एक बार कमेंट में यार, जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हो, तुम्हें याद रह जाएगा। ये चैप्टर ना घोल के पिला रहा हूं तुम्हें, घोल के पिला रहा हूं। इतना इसको पता है, इतना इसको कोई काट पीट के तुम्हें नहीं पढ़ा पाएगा, मैं, क्योंकि मैं टीचर के तौर पे पढ़ा ही नहीं रहा तुम्हें। चलो आ जाओ। The fact that others see him as a novelist rather than a scholar does not affect him, as he understands the challenge of influencing millions of people through academic work. वो कहते हैं, मुकिंद उनसे पूछते हैं कि लोग ना आपको क्या बोलते हैं? लोग ना आपको नॉवलिस्ट बोलते हैं, ना कि स्कॉलर। तो वो कहते हैं इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। और क्या कहते हैं? Ego believe there are gaps in our life similar to the gaps in atoms and the universe, which he refers to the interstices. इंटरस्टाइसिस गैप को बोलते हैं। तो वो बताते हैं कि भाई मैं बिल्कुल जैसे एटम में गैप होता है, मैं इसको इंटरस्टाइसिस मानता हूं। इट इज ड्यूरिंग दिस टाइम दैट ही इज मोस्ट प्रोडक्टिव, और मैं इसी टाइम में बहुत प्रोडक्टिव होता हूं, मैं एकेडमिक वर्क कर रहा होता हूं, तब मैं नॉवेल का काम नहीं करता। ये सारी बातें बताते हैं। व्हेन डिस्कसिंग हिज नॉवेल, इको नोट्स दैट इट इज नॉट एन इजी रीड, कंबाइनिंग एलिमेंट्स ऑफ डिटेक्टिव वर्क, मेटाफिजिक्स, थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। वो बताते हैं कि भाई ये जो वर्क किया है उसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। He also says that if the novel had been written 10 years earlier or later, it would not have achieved the same success as it has achieved. अगर ये नॉवेल जो मेरा द नेम ऑफ द रोज है, अगर वो 10 साल पहले या 10 साल बाद रिलीज होता तो इसको सेम सक्सेस ना हासिल होती। फिर क्या कहते हैं? He also says that if the novel had been written, okay, ये तो हो गया, हाँ, leaving the reason for its successful mystery। वो कहते हैं कि सक्सेसफुल कैसे हुआ मुझे भी नहीं पता। अब मेनली अम्बर्टो इको का क्या याद रखना है कि वो इंटरस्टाइसिस में बिलीव करते हैं। वो अपने आप अपने काम में, वो अपने काम को कहते हैं कि जो मैंने काम किया जो सक्सेसफुल हुआ 10 साल पहले होता है, 10 साल बाद होता है, मुझे खुद भी नहीं पता। ये सारी बातें वो करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? क्या इसके मैं क्वेश्चंस की तरफ बढ़ूं? इसके क्वेश्चन देखूं क्या क्या पूछ लेगा वो हमसे, क्या क्या पूछ लेगा। आ जाओ इंटरव्यू पे। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, थीम क्या है? थीम वही है, द थीम ऑफ इंटरव्यू वाज अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द ओपिनियंस ऑफ द पीपल टुवर्ड्स द इंटरव्यूज। चलो, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आराम से तुम देख ही लोगे, अब तो इसमें तो दिक्कत नहीं है। मैं नॉर्मल क्वेश्चन देख लेता हूं। What according to Umberto Eco is the belief that most journalists and publishers have, कि ज्यादातर पब्लिशर्स और जर्नलिस्ट का क्या ओपिनियन है, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं अम्बर्टो इको के हिसाब से। तो कहते हैं अकॉर्डिंग टू, अरे कहां गया, अकॉर्डिंग टू अम्बर्टो इको मोस्ट जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर व्यू देयर वर्क एज अ फॉर्म ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, कि ज्यादातर जो जर्नलिस्ट और पब्लिशर है वो उनके काम को एक क्रिएटिव राइटिंग का वर्क समझते हैं। They perceive themselves as storytellers who shape reality, influence public opinion, crafting narrative that reflect their interpretation of events rather than just reporting facts. तो
ये एक अलग से जानकारी थी, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो हमें याद रखनी है कि अम्बर्टो इको बताते हैं कि जो ज़्यादातर जर्नलिस्ट हैं वो ऐसे देखते हैं उनके वर्क को, जैसे क्रिएटिव राइटिंग है वो उसको ऐसे परसीव करते हैं जैसे स्टोरी टेलर होते हैं जो अपनी रियलिटी और इन्फ्लुएंस क्या कहते हैं अपने पब्लिक ओपिनियन और क्राफ्टिंग जो नरेटिव है वो अपनी जो उसकी बुक है जो उनकी राइटिंग है उसमें रिफ्लेक्ट करते हैं। Umberto Eco has a formidable reputation as a novelist. After the success of The Name of the Rose, why does he still have apprehensions of being called a novelist? Umberto Eco का जो क्या कहते हैं सक्सेस के बाद जो उनका नॉवेल बहुत कामयाब हुआ है उसके बाद उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हुई है, बट वो अपने आप को क्या उनके एप्रीहेंशन है अपने आप को नॉवेलिस्ट कहलाने में। Despite the success of The Name of the Rose, Umberto Eco hesitated to be labeled a novelist because he saw his primary identity as an academic. मेन जो बात है ना, चलो तुम्हें थोड़ा खोल के बता दूं जिसमें बचती है। अम्बर्टो इको आज भी बड़ा परेशान है भाई। अम्बर्टो इको कहते हैं, अम्बर्टो इको को लोग जब नॉवेलिस्ट बुलाते हैं उन्हें पसंद नहीं आता। वो कहते हैं नॉवेल लिखने का काम तो मैं फ्री टाइम में करता हूं, संडेज को करता हूं, फ्री टाइम में करता हूं। असली में मैं क्या हूं, एक एकेडमिक पर्सन हूं। क्या हूं? एकेडमिक पर्सन हूं। नॉवेलिस्ट कहना वो अपने आप को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, सीधी सी बात ये रखो याद, ठीक है। ठीक है, जबकि उनका नॉवल बहुत पॉपुलर हुआ है लेकिन फिर भी वो अपने आप को नॉवेलिस्ट कहलाना पसंद नहीं करते। He saw his primary identity as an academic, कि मैं एकेडमिक पहले हूं। He viewed his writing as a secondary pursuit and felt that only a small portion of readers had engaged with his literary work. Did Umberto Eco like to be identified as novelist? बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है, तो कहो no, he did not like to be called a novelist first. His first primary pursuit is to be an academic. वो academic मानते हैं खुद को। हाँ जी, और क्या है? इंटरस्टाइसिस क्या है? हाउ डज अम्बर्टो इको यूटिलाइज इंटरस्टाइसिस? आर द स्मॉल गैप्स इन द एटम्स। एटम्स के अंदर जो स्मॉल गैप्स होते हैं, इट कैन बी अंडरस्टूड एज द स्पेस बिटवीन योर वर्क या पीरियड। जो भी रिसर्चिंग टाइम होते हैं, जो पीरियड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, शेड्यूल बिटवीन। इंटरस्टाइसिस सिंपल है, द गैप बिटवीन एटम्स। एटम्स में जो गैप होते हैं उनको इंटरस्टाइसिस बोलते हैं। यू कैन कॉल इट अ स्पेस या ब्रेक कह सकते हो। एंड अम्बर्टो इको यूटिलाइज करते हैं इंटरस्टाइसिस को, इन ब्रेक को यूटिलाइज करते हैं वर्क करने में, कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क करने में। वही बात यहां भी बोली गई है। अम्बर्टो इको मेड द मोस्ट ऑफ दीज मोमेंट्स। या सिंपल पूरा सुना देता हूं। इंटरस्टाइसिस रेफर टू स्मॉल इंटरवल्स और गैप्स इन वंस शेड्यूल। इंटरव्यू जो इंटरवल्स होते हैं या गैप्स होते हैं किसी के शेड्यूल में, उसको इंटरस्टाइसिस बोलते हैं, जैसे एटम में होते हैं। और वो इसका इस्तेमाल करते हैं राइटिंग करने में, रिसर्च करने में इस दौरान। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? इंटरस्टाइसिस वाला क्वेश्चन बार बार आया है, बार बार देख लेंगे। अब तो समझ में आ गया व्हाट आर इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस आर द स्मॉल गैप्स इन द शेड्यूल ऑफ ए पर्सन। सिंपल ऐसे करना। एंड अम्बर्टो इको बिलीव्स इन यूटिलाइजिंग दीज गैप्स इन ऑर्डर टू राइट, इन ऑर्डर टू डू समथिंग क्रिएटिव, राइटिंग एंड रिसर्चिंग। ऐसे करके इसका आंसर हो जाएगा। व्हाट आर सम ऑफ द पॉजिटिव व्यूज ऑन इंटरव्यूज? इंटरव्यूज के पॉजिटिव व्यूज क्या है कि जर्नलिज्म में 130 साल से लिखा जाता है, इससे लोगों की ओपिनियन फॉर्म हो सकती है और जो जानकारी है उसको हासिल करने का एक अच्छा सोर्स है। Why did Rudyard Kipling dislike being interviewed? क्यों Rudyard Kipling को क्यों नहीं पसंद था? बिकॉज वो असॉल्ट मानते थे। सारी बात है, ठीक है। अब तो कर लोगे। बार बार वॉज अम्बर्टो इको नॉवेलिस्ट और एन एकेडमिक स्कॉलर, बार बार सेम ही क्वेश्चन आ रहा है। इसका जरूर देखना, इसका आंसर जरूर देखना। ये बड़ा परेशान रहते थे अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको पे सवाल ज्यादा पूछते हैं कि नॉवेलिस्ट मानते थे, एकेडमिक मानते थे, और दूसरा इंटरस्टाइसिस क्या है, इसको पकड़ लो। लिख पाओगे? अब तो मैंने पूरा पूरा आंसर भी बता दिया। अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अब तो कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, अब तो कॉन्फिडेंस